चले मैं लैब शुरू कर रहा हूँ क्योंकि फिर लेट हो रहे हैं हम लोग फजूल में। स्टूडेंट्स जब आएंगे तो फिर हम लोग बाद में उनको ज्वाइन करा देंगे। अच्छा, तो प्रीवियसली जो है लैब नंबर 4 के अंदर हम लोग मॉसफेट की बाइसिंग टेक्निक्स को एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, बाय द टर्म बाइसिंग मैंने आपको इन डिटेल ये बात समझाई थी कि जो मॉसफेट है, सॉरी मॉसफेट कह रहा हूँ, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, हमने मॉसफेट की नहीं ट्रांजिस्टर की बाइसिंग टेक्निक पढ़े थे। मॉसफेट अभी हम पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर जो है उसकी बाइसिंग का क्या मतलब होता है ये हम लोगों ने इन डिटेल जो है वो देखा था। ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो स्विचिंग के साथ साथ मुझे एम्पलीफिकेशन का फ्लेवर भी दे रही होती है। अगर मुझे वोल्टेजेस एंड करंट को एम्पलीफाई करना है तो ट्रांजिस्टर इज़ अ गुड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी इन एम्पलीफिकेशन के पर्पसेस के लिए। बट बिफोर एम्पलीफिकेशन, बिफोर यूजिंग my transistor, before using my bipolar junction transistor BJT as an amplifier, मुझे उसका एक क्यू पॉइंट सेट करना पड़ता है। क्यू पॉइंट जिसको हम कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जो बेसिकली दो चीज़ों का मजमूआ है। दो चीज़ों से क्या मराद है, उसके अंदर वोल्टेजेस, उसके उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो है वोल्टेजेस VCE और IC। ठीक है जी। और ये जो क्यू पॉइंट है ये डीसी लोड लाइन पर लाई कर रहा होता है। डीसी लोड लाइन एक ऐसी लाइन जो ट्रांजिस्टर के तीन मुख्तलिफ रीजन्स को अपने अंदर समेटते हुए उसके रीजन्स को शो कर रही होती है। जहाँ पर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं उसके, वो कट ऑफ और सैचुरेशन शो करते हैं, और उन उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने पॉइंट्स होंगे वो सारी की सारी एम्पलीफिकेशन पॉइंट्स होती है, बशर्त ये है कि हम लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल दरमियाने वाला पॉइंट जो बीच वाला होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि उस पॉइंट पर मेरे पास सबसे अच्छी एम्पलीफिकेशन हो रही होती है। बाय द टर्म सबसे अच्छी, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जिस शेप का इनपुट है उसी शेप का मेरे पास आउटपुट आ रहा होता है, कोई क्लिपिंग नहीं हो रही होती। इसके अलावा अगर मैंने किसी और पॉइंट पर अपने क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किया और एम्पलीफिकेशन करना चाहिए तो मेरे पास कुछ ना कुछ क्लिपिंग का होना लाजमी है। और जब क्लिपिंग हो रही होती है तो मेरा आउटपुट जो है वो कट ऑफ होना शुरू हो जाता है, तो ये मेरे पास सही चीज़ नहीं है। सही है। तो इसीलिए क्यू पॉइंट की सिलेक्शन एक बहुत ही क्रूशल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। और क्यू पॉइंट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने बाइसिंग देखी कि भाई हमें बाइसिंग करना लाजमी है। बाइसिंग का मतलब क्या होता है? बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने ट्रांजिस्टर को वोल्टेजेस एंड करंट से एनर्जाइज किया। जब आपने अपने ट्रांजिस्टर को वोल्टेजेस एंड करंट से एनर्जाइज किया, देन उसके अंदर एक क्यू पॉइंट की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। और जब एक दफ़ा क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया, अब आप उसके अंदर AC सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन अचीव द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट AC सिग्नल, और जो भी आपका एम्पलीफिकेशन हो रही है वो आप उसको देख सकते हैं। आज की लैब में, प्रीवियस लैब में हम लोगों ने कुछ बाइसिंग की टेक्निक्स देखी, आज की लैब में कुछ और बाइसिंग टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की लैब का टाइटल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ कॉमन बाइसिंग टेक्निक्स ऑफ ट्रांजिस्टर का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट जो था वो लैब नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर मुख्तलिफ बाइसिंग टेक्निक्स थी। आज हम लोग मुख्तलिफ और बाइसिंग टेक्निक्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि भाई उन सब में से सबसे बेहतर कौन सी है, क्योंकि बाइसिंग टेक्निक्स में भी एक कंपैरिजन होता है कि भाई ये बेहतर है, ये बेहतर है, किस बाइसिंग टेक्निक से मेरा सर्किट स्टेबल है, किस बाइसिंग टेक्निक से सर्किट स्टेबल नहीं है। सो दीज पैरामीटर्स मैटर अलॉट। सही है, आपको इन सारे पैरामीटर्स को जो है यू नीड टू कंसिडर देम। सही है जी। तो अब हम जो है बाकायदा लैब का स्टार्ट कर रहे हैं, लैब नंबर 5 का। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड जो है वो समझा दिया इसका। ठीक है, एक दफ़ा पढ़ भी देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। द मेथड ऑफ, मैं साथ साथ को हाईलाइट भी करता रहूँगा। द मेथड ऑफ obtaining a stable Q point is to attempt a fixed voltage across an emitter resistor। ठीक है, अगर आपको एक स्टेबल Q पॉइंट की तलाश है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो इमिटर रेजिस्टर होता है RE की अक्रॉस एक फिक्स वोल्टेज अगर आप अचीव कर पा रहे हो,
your Q point is said to be stable. In the voltage divider bias जो हमने previously lab में पढ़ा है, in the voltage divider bias, this is achieved by applying a stiff voltage divider to the base. Alternatively, a negative supply may be attached on the low side of the emitter resistor instead of grounding it. The base is then simply connected back to ground via a single resistor. If this base resistance is relatively small, the base voltage will be close to zero as only the base current flows through it. Consequently, almost all the negative emitter supply voltage will drop across the RE with the exception of single base emitter potential. As in the voltage divider circuit, this will result in a stable emitter current. तो इसने बस सिंपल ये बता यहाँ पे बात बताई हुई है, ये जो इसने इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है वो ये कह रहा है कि भाई जो आपके पास अगर आपको एक स्टेबल क्यू पॉइंट चाहिए ना, तो स्टेबल क्यू पॉइंट की जमानत, ये स्टेबल क्यू पॉइंट की इंश्योरेंस क्या है, you achieve a constant voltage across the emitter resistor, that is RE. If you are able to achieve this, then you have a stable Q point. सही है, तो इसने ये बात यहाँ पर आपके सामने बताई हुई है. अच्छा, इसके अलावा तो उसने यहाँ पर ऐसे कुछ बात बताई नहीं है. तो अब हम जो है अपनी लैब की तरफ मूव करते हैं. ये जो बेसिकली आज हम बाइसिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं इमिटर बाइसिंग टेक्निक. इस बाइसिंग टेक्निक की खसूसियत या ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अब जो बेस टर्मिनल है उस पर कोई वोल्टेज सप्लाई या वोल्टेज सोर्स हमने कोई अलग से अप्लाई नहीं की. अगर गौर से देखें तो मेरे पास इस आरबी के बाद कोई सप्लाई नहीं लगी हुई, बट एक्चुअली यहाँ पर एक ग्राउंड लगा हुआ है. इस ग्राउंड का मतलब ये है कि अब मैंने सप्लाई अपने बेस पर कोई वोल्टेज नहीं दिया, इसलिए मेरे पास बेस करंट बहुत ही मिनिमम सा होगा या बिल्कुल ही कोई ना होने के बराबर होगा. हाँ, मैंने एक कलेक्टर वोल्टेज VCC, साथ में RC लगा हुआ है, RE लगा हुआ है और VEE इमिटर वोल्टेज मैंने लगाया हुआ है. मतलब प्रीवियसली मैं इमिटर को ग्राउंड करता था, बेस पर वोल्टेज अप्लाई करता था, बट अब मैंने थोड़ा सा उल्टा काम किया है ताकि मैं इसकी एनालिसिस कर सकूं कि भाई मेरे पास ये क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है जी. तो ये आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसके जो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है ये बाहर की तरफ शो कर रहा है. सही है. ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास कलेक्टर है और ये मेरे पास इमिटर है. क्लियर है? यहाँ तक से कोई बात ऐसी है जो यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या पूछनी हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे कैलकुलेशन की तरफ जा रहा हूँ इसकी. क्लास में आप लोग हो भी या नहीं हो जी? है सर. जी जी, हाँ बस ठीक है. ओके 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 ठीक है, थैंक यू. ओके ओके ठीक है. अच्छा, तो अब हम जो है अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है. अच्छा, अब वो कह रहा है प्रोसीजर में आ जाओ. डीसी लोड लाइन टास्क 1 कह रहे हैं कंसिडर अ सर्किट ऑफ फिगर 6.1. फिगर 6.1 मेरे पास ये बनी हुई है. कह रहे हैं यूजिंग VCC बराबर है 12 वोल्ट्स, VEE बराबर है -12 वोल्ट्स, RB है 33 किलो, RE है 22 किलो और RC कितना है 15 किलो. यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ नेग्लिजिबल बेस वोल्टेज. नेग्लिजिबल बेस वोल्टेज क्यों? क्योंकि मैंने इसको ग्राउंड किया हुआ है. डिटरमिन द आइडियल एंड पॉइंट्स ऑफ द DC लोड लाइन एंड द Q पॉइंट. क्या कह रहे हैं? डिटरमिन द आइडियल एंड पॉइंट्स ऑफ द DC लोड लाइन. DC लोड लाइन के एंड पॉइंट्स कौन से होते हैं? कौन बताएगा मुझे? What are the ideal end points of the DC load line? What does the writer means by this? What is he referring to? Which ideal end points? सर एक में ICC 0 और VC मैक्सिमम होता है और एक साइड पर ICC मैक्सिमम और VCC 0 होता है. Yes, very good. तो यहाँ पर जो चीज हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि जो DC लोड लाइन होती है, DC लोड लाइन के अंदर देखो, लाइन को प्लॉट करने के लिए आई नीड 2 पॉइंट्स. ठीक है, और वो 2 पॉइंट्स हमारे होते हैं कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में. कट ऑफ रीजन एज द नेम सजेस्ट, मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है एज एन ओपन स्विच काम कर रहा होता है, उसके थ्रू कोई करंट नहीं गुजर रहा, IC 0.
बट द वोल्टेज ड्रॉप VCE दैट इज मैक्सिमम और किसके बराबर होता है, VCC के। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो दूसरा एक रीजन ऑफ ऑपरेशन दैट इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में मेरे पास एक क्लोज पाथ की तरह काम कर रहा है। मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल है या मिनिमम है, और करंट मेरे पास मैक्सिमम फ्लो कर रहा होता है दैट इज इक्वल टू VCC अपॉन RC। ठीक है, तो ये हमें प्लॉट करना है, बट हमें इस सर्किट के जरिए ये सब चीजें प्लॉट करनी है, और क्यू पॉइंट भी हमें चाहिए। तो अब क्या करें, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज समझ आए। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ पेंट पे ताकि ये आपके रेफरेंस के लिए काम आ जाए। Ctrl+V, इसको मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यूज में चाह रहा था क्या वो भी लिख दूँ यहाँ पे हाथ के हाथ। VCC इसने हमें कहा 12 वोल्ट्स, VEE इसने हमें कहा -12 वोल्ट्स, सही है। इसके अलावा इसने हमें क्या कहा, और इसने हमें कहा RB 33 किलो, RE 22 किलो, RB 33 किलो, RB 33 किलो, RE 22 किलो, और RC जो था मेरे पास 15 किलो था, आई थिंक ऐसा ही था। वेरीफाई कर लें इसको, सही है। ओके, ये हमने अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो अब गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा करूँ, बाकी चलो इसको रहने देते हैं। अच्छा, अब इसको जो है मैं इसको थोड़ा सा दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसने क्या दे दिया। अब हमें जो है ना बेसिकली क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें। ये डीसी लोड लाइन इस तरीके से होती है ये, ठीक है। यहाँ मेरे पास होता है IC, ठीक है। यहाँ मेरे पास होता है VCE, ठीक है। डीसी लोड लाइन ऐसी होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये वाला होता है जो हमें फाइंड आउट करना है इनिशियली, और एक पॉइंट वो कह रहा है कि आप क्यू पॉइंट भी निकालो, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। सो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये करना है, और ये करना है, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी इसके जरिए कि हम पहले निकालते हैं क्यू पॉइंट, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एक होता है VCE क्यू, और दूसरा क्या होता है ICQ। ये मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसके लिए अगर हम क्या करें, हमारे पास इस सर्किट के अंदर दो लूप्स हैं। क्या है, दो लूप्स। पहला लूप मेरे पास ये वाला है, दूसरा लूप मेरे पास ये बाहर वाला है। अगर मैं इसको सर्किट को आपके सामने एक दफा यहाँ पर ड्रॉ करूं ताकि मैं आपको लूप्स का अंदाजा करा सकूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड है मेरे पास, और ये RC आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। वैल्यूज मैं ब्लू से नोट करता हूँ ताकि आपको अलग से लगे वो, ठीक है। ये मेरे पास है -12 वोल्ट्स, ये मेरे पास है 12 वोल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये है 15 के। इसके अलावा मेरे पास क्या है, RE 22 के है, ये 22 के है, और ये मेरे पास 33 के। मैंने ये कहा एक लूप मेरे पास ये वाला है, और एक लूप मैंने कहा ये वाला है। मतलब एक लूप ये है,
और अगला लूप ये वाला है। ठीक है, इन दो लूप इक्वेशन से मेरे पास अननोन्स फाइंड आउट करने का तरीका आसान हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस जो है वो मैं ले रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। हमारे पास आईसी जो होता है वो होता है बीटा आईबी, और आईसी बराबर होता है अल्फा आई। ऐसा ही होता है। जहां हम ये कहते हैं कि आईसी और आईई, हम अज्यूम ये कर रहे हैं इसके हमारे केस में कि तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं। सही है, तो आईसी आई बराबर हो गया। तो इस आईसी की जगह मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ आईई। तो मैंने कहा भाई आईई लिख दो बराबर है बीटा आईबी के। एक अजम्पशन मैंने ये की है बस इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, पहले मैं लूप वन की इक्वेशन जो है वो सॉल्व करता हूँ। लूप वन, आई विल अप्लाई केवीएल। ठीक है, केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि भाई जितने भी आपके पास वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो बराबर है वोल्टेज राइज के। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या है? ये मेरे पास प्लस माइनस प्लस, जंक्शन वोल्टेज भी है प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस है। इसका मतलब है कि मेरे पास जितनी भी यहाँ पर वोल्टेजेस हैं सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज राइज कोई नहीं है। अगर माइनस से प्लस जाता देन आई वुड हैव कंसिडर्ड इट एज वोल्टेज राइज, बट ये सारे के सारे प्लस से माइनस जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारे वोल्टेजेस के ड्रॉप्स हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिखना शुरू करता हूँ। मैंने लिखा वी आर बी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर बी, प्लस वी बी ई प्लस वी आर ई प्लस वी ई, ये बराबर है 0 वोल्ट्स के। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। वी आर बी क्या है? वी आर बी मेरे पास है आई बी इंटू आर बी। ठीक है, वी बी ई ट्रांजिस्टर का आपको पता है कांस्टेंट होता है 0.7, तो उसको मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 0.7। वी आर ई क्या है? वी आर ई मेरे पास है आई ई इंटू आर ई प्लस आई ई इंटू आर ई, और वी कितना है? -12 वोल्ट्स, तो यहाँ लिख दिया मैंने -12 वोल्ट्स, ये बराबर है 0 के। सही जी। अब हमारे पास क्या है कि इस के अंदर मेरे पास अननोन कौन कौन से हैं? एक मेरे पास अननोन जो है वो आई भी नजर आ रहा है, एक आई नजर आ रहा है। बट मैं उनको इस यहाँ पर एक रिलेशनशिप मैंने अभी शो किया, इसके जरिए मैं इसको यहाँ पर अगर इंक्लूड करूँ तो कुछ काम मेरा बन सकता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, बस इतना काफी। ठीक है, तो इतना मेरा काम बन सकता है। अच्छा जी, अब मैं इसको जरा रीराइट करता हूँ इक्वेशन को वापस। अच्छा, आई बी जो है मेरे पास उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, आई बी आर बी प्लस, अब आई ई की जगह में लिखूँ बीटा आई बी, बीटा आई बी आर ई इक्विवेलेंट टू 11.3। ठीक है, अच्छा तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक आर ई की वैल्यूज प्लेस करता हूँ और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको मैंने कहा कि भाई ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से आई बी निकालना है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी एक अननोन जो है वो एक और सर्किट में।
ओके काशान, कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगा आपके। अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था आपसे, हाँ मैं ये देख रहा था कि मुझे तो आई बी निकालना था, ठीक है, बट आई बी के लिए मुझे अभी बीटा भी तो चाहिए, तो बीटा तो मेरे पास है ही नहीं। तो अभी हम इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। मैं दूसरा लूप था उसकी इक्वेशन भी साथ साथ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि उसको भी मैं कंप्यूट कर सकूँ। सही है, उसको मैंने कंप्यूट कर लिया तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी फिर। अच्छा, इसको मैं दूसरे लेता हूँ। यहाँ पर मैं वापस अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ लूप नंबर 2 के अंदर केवीएल। लूप नंबर 1 की तो इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है, अब मैं लूप नंबर 2 पे भी काम कर रहा हूँ। वही मैंने अप्लाई किया केवीएल। मैंने कहा वोल्टेज राइज वी आर बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। यहाँ से शुरू करता हूँ। जो पहला वाला वोल्टेज है मेरे पास, ये वोल्टेज राइज है या वोल्टेज ड्रॉप है? जो वीसीसी है, ठीक है, राइज है, गुड। मैंने कहा वोल्टेज राइज जो है, यहां से देखते हैं, मैंने कहा वीसीसी बराबर है वोल्टेज ड्रॉप्स कौन कौन से हैं। एक है मेरे पास वी आर सी, एक है मेरे पास जंक्शन वोल्टेज वीसीई प्लस वी आर ई और प्लस वीई, ठीक है। अब इसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते शुरू करते हैं। वीसीसी कितना था मेरे पास, 12 वोल्ट्स। वीआरसी बराबर होता है आईसी आरसी। वीसी मेरे पास अननोन है, वो मुझे निकालना है। वीआरई कितना है, ये है आईई आर ई के, और ये कितना है -12 वोल्ट्स। ये -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 24 वोल्ट्स। ये बराबर है, और आईसी आईसी और आईई ये मैंने बराबर अज्यूम किए थे, ये वाले, ये और ये बराबर थे, तो इसको मैं बराबर ही लेके चल रहा हूँ। इसको मैं ले रहा हूँ आईसी, ये बराबर है आर सी प्लस आर ई प्लस वी सी ई। अब एक मसला ये आ गया कि मुझे जो है, अगर यहाँ से वी सी ई फाइंड आउट करना है, तो इस पूरे उसमें मेरे पास आर सी भी है, आर ई भी है, बट आई सी नहीं है। और आई सी मैंने अज्यूम किया था कि मैं यहाँ से निकालूंगा। तो अब अगर मुझे यहाँ से करंट चाहिए, तो मुझे बीटा कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो बीटा मैं खुद अज्यूम नहीं कर रहा, मुझे इतना याद है कि जो प्रीवियस लैब थी, जो मैंने लैब नंबर 4 की थी, उस पर मैंने एक टेबल पे काम किया था, जहाँ से मैंने ट्रांजिस्टर का बीटा निकाला था। और वो बीटा मेरे पास अराउंड कुछ 300 से लेकर कितना 315 तक आ रहा था कुछ, मुझे इतना मुझे याद पड़ रहा है कि मेरे पास इस रेंज में बीटा मेरे पास आ रहा था। सो आई विल पुट बीटा इक्वल्स टू 300, एंड देन आई विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, एंड देन आई विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। मतलब बीटा मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि प्रीवियस लैब में मैंने निकाला था, तो मैंने उसी को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर मैं वापस लिखता हूँ। मुझे निकालना है आई बी, आर बी प्लस बीटा आर ई, आर बी प्लस बीटा आर ई जो है, ये बराबर है किसके, 11.3 के। अब मुझे आप लोग कैलकुलेटर्स आपकी हेल्प चाहिए होगी। आई बी, आर बी कितना था मेरे पास, आर बी था मेरे पास 33 किलो, 33 किलो प्लस बीटा मैंने अज्यूम किया 300, और आर ई कितना था मेरे पास 22 किलो। ये बराबर है मेरे पास 11.3 के। इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपके पास आई बी कितना आ रहा है। नहीं, मेरे पास अभी अल्फा भी नहीं है ना, मसला ये है कि ना मेरे पास बीटा है ना मेरे पास अल्फा है।
अल्फा के लिए मैंने अज्यूम ये किया है कि मेरे पास IC और IE बराबर है, तो अल्फा मैंने अज्यूम 1 ही किया हुआ है, सही है। अल्फा क्या होता है, अल्फा अगर हमें निकालना होता है तो अल्फा निकालने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो आप बीटा की कुछ भी वैल्यू लें, वो आपको अल्फा कुछ 0.999 दे रहा होता है, तो इसको मैंने 1 अज्यूम कर लिया। अल्फा का मसला नहीं है, बीटा का मसला है। बीटा मैंने प्रीवियस लैब से निकाला हुआ था, तो अगर मैं करूँ 300 अपॉन 300/1, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, इसलिए मैंने यहाँ पर IC इक्वल टू IE लिया हुआ है। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है IB की। 11.3 डिवाइडेड बाय 33K प्लस 300 इंटू 22K। जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के बताएं कि क्या आ रही है IB की। जी, निकाला किसी ने? व्हाट इज IB? कितना आ रहा है? सर 1.7 एक्सपोनेंट -3, अच्छा, 1.7 मिली एम्पेयर। कुछ लोग माइक्रो कह रहे हैं, कंफर्म कर लें कि मिली आ रहा है माइक्रो आ रहा है, क्योंकि चैट बॉक्स पे किसी ने माइक्रो कहा है मुझे अभी। सर माइक्रो आ रहा है मेरा भी। माइक्रो आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको लेते हैं 1.7 माइक्रो एम्पेयर्स, क्योंकि मेरे पास जो IB होता है दैट इज नेवर इन मिली एम्पेयर्स, इट इज ऑलवेज इन माइक्रो एम्पेयर्स, क्योंकि माइक्रो एम्पेयर्स का करंट एक बहुत ही छोटा करंट होता है। और ट्रांजिस्टर का एसेंस ये होता है कि वो किस तरीके से काम करता है, एक बहुत ही छोटा सा करंट इनपुट पे जा रहा है और आउटपुट पे बहुत बड़ा करंट फ्लो कर रहा है। सो यही तो काम है इसका, यही तो करना है इसको, ठीक है। यही तो, इसी तरीके से तो वो क्या करता है, इसी तरीके से ऐसा करंट एम्पलीफायर काम कर रहा है, वरना तो काम ही नहीं करेगा करंट एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैंने देखा कि भाई मेरे पास IB जो है वो आपने कंप्यूट कर लिया, ठीक है, माइक्रो में कोई मसला नहीं है। IB जो है मैंने 1.7 माइक्रो एम्पियर्स मैंने कंप्यूट कर लिया। अच्छा, अब इससे मैं निकाल सकता हूं IC, जो कि मेरे पास क्या है, और जो कि बराबर है IE के, जो कि किसके बराबर है, बीटा इंटू IB। बीटा कितना लिया है मैंने, 300 को मल्टीप्लाई करो 1.7 माइक्रो से, क्या आंसर आ रहा है बताएं मुझे। कितना आ रहा है IC? हाउ मच? 300 मल्टीप्लाई बाय 1.7 माइक्रो एम्पियर्स, जल्दी बताएं। सर इज दैट 300 किलो? नहीं नहीं, बीटा 300 है, 300 ओनली, किलोज ओके में नहीं आता। सर ये 0.51 मिली आ रहा है। अच्छा, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.51 मिली एम्पियर। अच्छा, अब एक बात पूछनी है, ये जितना भी अभी हम काम कर रहे हैं ट्रांजिस्टर पे, ये DC डोमेन में काम कर रहे हैं या AC डोमेन में काम कर रहे हैं, कौन बताएगा? अभी हम DC डोमेन में काम कर रहे हैं, AC डोमेन में काम कर रहे हैं? DC में, ठीक है, शाबाश। एक बात क्लियर रखें कि जब भी हम DC डोमेन में काम कर रहे होते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर, उस वक्त ट्रांजिस्टर एज अ करंट एम्पलीफायर काम करता है। अगर मुझे वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है, सो देन आई अप्लाई एन AC सिग्नल एट द इनपुट। AC सिग्नल कैसा होता है, एक साइन वेव की तरह, यूं
और फिर आउटपुट में मेरे पास कुछ इस तरीके से बड़ी वेव आ रही होती है. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन. डीसी एनालिसिस से मुझे करंट एम्पलीफिकेशन मिलती है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से आपके सामने आईसी और आईए निकाल लिया. अब उस आईसी को मैं, जो सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास, कहाँ चली गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ए रही, उससे मैं यहाँ से वीसी निकाल सकता हूँ. क्या इक्वेशन है मेरे पास, ये थी 24 बराबर है आईसी ब्रैकेट आरसी प्लस आरई प्लस वीसी. ठीक है, ये हो गया आपके पास 24 माइनस 0.51 मिली. आरसी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आरसी की वैल्यू मेरे पास थी कितने था, 15 किलो तो आई थिंक, हाँ 15 किलो, 15 किलो. और आर ई मेरे पास कितना था, 22 किलो. चलें जल्दी से निकाल के बताएं कि अभी सी क्या आ रहा है. जल्दी बताएं वीसी क्या आ रहा है आपके पास. वीसी क्या आ रहा है, सर 5.13 वोल्ट आ रहा है. अच्छा तो सर वीसी 5.09. ठीक है, गुड गुड. वीसीई क्यू मेरे पास आ गया 5.13 वोल्ट. तो अभी तक जो हमने जो काम किया, हमने अपने क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वीसीई निकाल लिया और आईसीक्यू निकाल लिया. मतलब अगर मैं इस डीसी लोड लाइन की बात करूं, तो अगर ये लाइन इस तरीके से होती है, तो मैंने कहा कि मेरा क्यू पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है और इसके जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये रहे. ठीक है, तो ये मैंने सिंपली बाय केवीएल ऑन द लूप मैंने इस तरीके से जो है वो निकाल लिया. बट हमें तो दो और पॉइंट्स चाहिए, तो अब हम दो और पॉइंट्स भी निकालेंगे. थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करूं ताकि जगह मिले मुझे. अच्छा, अब अगर हम बात करें कट ऑफ रीजन की, इसको मैं थोड़ा सा और निकले नहीं आ सकता क्या, ठीक है अब सही है. अच्छा हाँ अब सही है. अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ में मुझे पता है कि मेरे पास आईसी क्या होता है, 0 होता है, 0 मिली एम्पियर होता है. वीसी कितना होता है, हाउ मच इज वीसी, ये मेरे पास बराबर होगा वीसीसी के, तो कितना आ रहा है 12 वोल्ट्स. अच्छा, अब हम बात करते हैं सैचुरेशन की. ठीक है, सैचुरेशन के अंदर वीसीई होता है 0 और आईसी होता है मेरे पास, आईसी मैक्स होता है सिंपली वीसीसी अपॉन आरसी के. तो यहाँ से आपने बकिया दो कोऑर्डिनेट्स भी बआसानी इस तरीके से निकाल के आपका स्टेप नंबर 1 जो है वो हो गया. स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन समझानी थी आपको. तो जो भी स्टेप नंबर 1 की वैल्यूज आ रही हैं वो इस टेबल 6.1 के अंदर विद कैलकुलेशंस आपने वैल्यूज मुझे यहाँ पर इस तरीके से शो कर दी. अब वो कह रहा है सर्किट वोल्टेजेस एंड बीटा टास्क 2, कह रहे कंटिन्यूइंग विद द कंपोनेंट वैल्यूज इंडिकेटिंग इन स्टेप 1. कह रहे कंप्यूट द थियोरेटिकल इमिटर एंड कलेक्टर वोल्टेजेस एंड रिकॉर्ड देम इन टेबल 2. अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि टेबल 6.2 के अंदर आपको साथ साथ, अब उसने एक और बात ये कह दी कि टेबल 6.2 को अगर देखें तो इसमें इसने ट्रांजिस्टर विद
डिफरेंट बीटाज यूज किए हैं, पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा ट्रांजिस्टर। इसमें वीबी थ्योरी को निकालने को कह रहा है, वीबी एक्सपेरिमेंटल निकालने को कह रहा है, फिर वी इमिटर थ्योरी निकालने को कह रहा है, फिर वी इमिटर एक्सपेरिमेंटल निकालने को कह रहा है, फिर वीसी थ्योरी निकालने को कह रहा है, एंड देन वीसी एक्सपेरिमेंटल निकालने को कह रहा है। अब ये क्यों क्या कह रहा है, किस किस उसमें कह रहा है अभी समझाता हूँ अभी आपको। अच्छा, कह रहा है कंटिन्यूइंग विद द कंपोनेंट वैल्यूज इंडिकेटिंग इन स्टेप 1, कह रहे कंप्यूट करो, मतलब कैलकुलेट करो theoretical emitter and character voltages and record them in table 2। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप साथ साथ जो है ना मुझे इस उसमें VC भी निकाल के बताओ और VE भी निकाल के बताओ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, मेरा सर्किट जो मैंने बनाया था वो कहाँ गया। सर्किट किधर चला गया मेरा। वो ऊपर छोटा सा बना हुआ है, उसको मैं वापस बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर मुझे इमिटर वोल्टेज निकालना है तो इमिटर वोल्टेज है वोल्टेज बिटवीन दिस टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल। इस पूरे को इसने कह दिया VE। तो कैसे निकालेंगे, VE निकालने के बहुत सिंपल तरीका है, वो बराबर हो जाएगा VRE प्लस VEE। तो यहां से आपने VE निकाल लिया। अच्छा, साथ साथ वो आपको कह रहे हैं VC भी निकालो। तो VC क्या है, बिटवीन दिस टर्मिनल एंड ग्राउंड। तो VC हो जाएगा आपके पास VCC माइनस VRC। VB भी निकालने को कह रहे हैं, तो VB तो बहुत आसान है, VB आपके पास कितना होता है 0.7 होता है। VB होता है VB माइनस VE बराबर है 0.7 के। यहां से VE निकाल चुके होंगे, उसको यहां प्लेस करना तो VB भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने यहां से, अच्छा इनिशियली हमने अज्यूम क्या किया था, हमने इनिशियली बीटा जो है वो 300 अज्यूम किया था। तो हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे 150 के लिए नहीं करनी है, आप यहाँ पे 300 लेके चलना। और ये सब चीजें हमने डिटरमिन की, और जो आपने वैल्यूज 6.1 में नोट किए हैं वो हमने कहा कि भाई पहला मेरे पास 300 का था, तो थियोरेटिकल आपने VB यहाँ पे नोट किया, VE यहाँ पे नोट किया, VC यहाँ पे नोट किया। अच्छा, अब VB एक्सपेरिमेंटल, और ये कैसे नोट करेंगे, ये आप नोट करेंगे यूजिंग प्रोटियस। प्रोटियस पे आपने क्या किया, मैं आपके सामने बना देता हूँ। यही सर्किट आपने प्रोटियस पर भी इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते आ रहा हूँ ताकि फिर आप लोग खुद कीजिएगा, बहुत आसान सी लैब है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब इसमें दो काम करने हैं, एक तो कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन को वो नाम दे रहा है एक्सपेरिमेंटल का, और थियोरेटिकल को वो नाम सॉरी जो कैलकुलेशंस करनी है उसको वो नाम दे रहा है थियोरेटिकल का, और एक्सपेरिमेंटल को नाम दे रहा है जो आप लोग एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, जो कि बेसिकली प्रोटियस से निकालोगे आप लोग। ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं लैब नंबर 5। लैब 5 कह दिया इसको मैंने, देखो नेक्स्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्योंकि अगर आपको याद हो आपने पहले 2N3904 लिया था और उसका मेरे पास 300 आ रहा था, इसलिए मैंने 300 लिया। 300 लेने का मकसद क्या था, 300 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने प्रीवियस लैब में भी 2N3904 लिया था और उसका मेरे पास 300 ही आ रहा था, तो जब भी मैंने यहाँ पे 300 लिया। अच्छा, नाउ वी विल स्लाइड डाउन द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर को मैंने लेके आ जाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं ले आया यहाँ पे, कहाँ गया, इसको मैं यहाँ ले आया।
ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको मैं डायरेक्ट ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है मेरे पास, ठीक है जी। और चलो इसको रख सकता हूँ, साफ लगेगा। इसको मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास है -12 वोल्ट्स। माइनस नहीं ले रहा, कोई मसला नहीं है, अगर माइनस नहीं ले रहा तो आप इसको क्या करो, इसको आप जो है, एक मिनट को डिलीट करो, डिलीट करो, इसको उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, तो ये माइनस और फिर वैल्यू प्लस दे दो, तो एक ही बात है, ठीक है। इसको आपने कह दिया 12 वोल्ट्स, ठीक है, ये इसको मैंने उल्टा लगा दिया। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, मुझे एक और सेल चाहिए, ग्राउंड चाहिए मुझे एक, और इसको मुझे चाहिए 12 वोल्ट्स, ठीक है। अब मुझे बाकी वैल्यूज़ चाहिए कि कौन कौन सी क्या क्या वैल्यूज़ थी, वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। आर बी 33 किलो ओम्स और आर ई 22 किलो ओम्स। आर बी जो है मेरे पास ये 33 किलो ओम्स है, आर ई मेरे पास कितना 22 किलो ओम्स है, और ये मेरे पास 15 किलो ओम्स है। बाकी मैंने सारी चीज़ें कर दी। यहाँ कुछ चैट बॉक्स में कुछ कह रहा था क्या, 5.13 सही है, वो तो पहले निकाला था, अभी तो निकाला, ठीक है जी। तो अभी ये हमने सारा सर्किट जो है एज इट इज़ बना दिया, और अब हम इसके जो है जो टर्मिनल वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, साथ साथ जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम निकाल के चेक करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और AC DC एमीटर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर किया, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं ज़रा एक करंट निकालना चाह रहा हूँ उसका। ठीक है जी, और साथ साथ जो है मैं चाह रहा हूँ कि VCE भी निकाल के चेक करूँ, जो मेरे पास आ रहा था। मैं इनिशियली Q पॉइंट चेक कर रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, हाँ, अब ज़रा गौर से देखना, हमने जो वैल्यूज़ कंप्यूट की हैं अभी अभी, और जो इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, अभी हम देख लेते हैं। मिली एम्पियर्स किया, इसको मैंने ओके किया। अच्छा, अभी हमने कंप्यूट किया, तो अब गौर से देखो, मेरे पास यहाँ पर कहाँ गया VCE Q पॉइंट कितना आ रहा था मेरे पास 5.13, इसमें कितना आ रहा है 5.18, जो बिल्कुल सही आ रहा है। करंट यहाँ पे कितना आ रहा है 0.51 मिली एम्पियर्स, यहाँ पर कितना करंट आ रहा था मेरे पास 0.51 मिली एम्पियर, सही है। तो हमने Q पॉइंट बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, इसका मतलब ये कि जो बीटा मैंने अज्यूम किया था 300, वो बिल्कुल सही अज्यूम किया था मैंने, क्योंकि मुझे याद था कि इसका बीटा 300 ओम्स था, 300 था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये हमने लैब, ये वाला टास्क तो हो गया। टास्क नंबर 2 भी आप कर लोगे। टास्क नंबर 2 में कि बेसिकली क्या था कि VB और VE और VC कैलकुलेट करने हैं। देखो, टास्क नंबर 1 ये टास्क और ये टास्क, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है प्योर कैलकुलेशन का टास्क। कैलकुलेशन करना है, और उस कैलकुलेशन को टेबल 6.1 इस टेबल में और टेबल के इस हिस्से में प्लेस करना है। कहाँ प्लेस करना है, टेबल के इस हिस्से में, यहाँ पे आएंगी कैलकुलेशन वाली पार्ट। पहले आपने 300 वाला बीटा जो कि 2N3904 है, उसके लिए ये रो फिल करना है। यहाँ पे आएंगी कैलकुलेशंस, यहाँ पर आएंगी जो आपने उससे निकाले, और यहाँ पर उनका डिफरेंस आएगा। फिर आपने एक और डिफरेंट वो लेना है, क्या लेना है, ट्रांजिस्टर।
फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे ले लिया 2n222। अब 2n222 का बीटा कितना होता है? अब वो बीटा आप लोग या तो पहले गूगल से सर्च करो, या तो प्रीवियस लैब में निकाला होगा, मुझे याद नहीं है। उसके लिए ये सारी कैलकुलेशन वापस की जाएगी, उसके लिए फिर वीबी निकलेगा, फिर वीई निकलेगा, फिर वीसी निकलेगा, और फिर यहाँ से आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए निकालना है और कंपेयर करना है। अच्छा, इसको फिर आखिरी बार रहने दो, इसको सिर्फ 2n3904 के साथ कर लो और 2n222 के साथ कर लो। तीसरी रो काट देना, तीसरी रो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी तीसरी रो काट देना, और जो करंट्स हैं वो भी साथ साथ जो है, अच्छा करंट यहाँ से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो उससे भी निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? अपने सर्किट से IB निकालोगे, IC निकालोगे, और उससे आपको बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का काम है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कह रहा है, देखो उसने वही कहा कि आपने 2n3904 यूज करना है और 2n222 यूज करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 तक ये सारा काम यहाँ तक हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है, वो इस तरीके से करना है, वो समझ लो उसमें क्या करना है। कह रहे द कलेक्टर वोल्टेज ऑफ द सर्किट कैन बी ऑल्टर्ड। अब आपको कलेक्टर वोल्टेज अगर ऑल्टर करना है by a variety of means including changing the collector resistance। collector resistance change करेंगे तो VC जो है वो चेंज हो जाएगा। कह रहे हैं if the emitter supply and the resistance are held constant, the collector voltage is determined by the collector resistance and the collector supply. Redesign the circuit to achieve a collector voltage of approximately 10 volts। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, बहुत आसान सा काम कह रहे हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। हमारे पास जो कलेक्टर वोल्टेज था VC, वो बराबर था VCC माइनस VRC। जो VRC क्या होता है? IC इंटू RC। कह रहा है कि मुझे VC जो है ना अब 10 वोल्ट चाहिए। कितनी चाहिए? 10 वोल्ट चाहिए। तो कह रहा है इस 10 वोल्ट के लिए एक नया RC निकालो। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। VCC आपको पता है कितना है? ये आपके पास है 12 वोल्ट्स। IC आपको पता है कितना है? 0.51 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से प्लेस करके आप एक नया RC जो है वो निकाल सकते हो, जो कि बेसिकली स्टेप नंबर 7 का काम है। स्टेप 7 क्लियर है? एक दफा मैं रिवाइज कर दूंगा करना क्या ताकि आप लोगों को समझ आए। पहला पार्ट जो है लैब नंबर 5 का जो फर्स्ट टास्क है, उसमें आपने टेबल 6.1 फिल करना है। टेबल 6.1 के अंदर VCE कट ऑफ है, सैचुरेशन करंट निकालना है, VCEQ निकालना है और ICQ निकालना है, जो कि मैंने जितनी कैलकुलेशन यहाँ पर की है जी, सिर्फ सारे इसमें कैलकुलेशन करनी है। कोई आपने स्टेप नंबर 7 में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जी सुहाना सही कह रही है। तो स्टेप नंबर 1 है, उससे आपने टेबल 6.1 को फिलअप कर लिया। फिर आप आए स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 इज रिलेटेड टू टेबल नंबर 6.2, बट सिर्फ इतने हिस्से के लिए काम कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा इसको मैं जो है यहाँ से डिलीट सेल्स करता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट सेल्स करता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। पहले मैंने यूज किया 2N3904 NPN ट्रांजिस्टर, उसका बीटा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 300 आ रहा था प्रीवियस लैब में से। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन के जरिए आपने VB निकालना है, VE निकालना है और VC निकालना है, जो कि मैं आपको वहां करवा चुका हूँ। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि आपने VB, VE और VC यूजिंग प्रोटियस आपने VB, VE और VC निकालना है। ठीक है, यहाँ से कैसे निकालेंगे? अगर मुझे VB निकालना है या मुझे VE निकालना है, तो VE का निकालना है, मैंने एक यहाँ प्लेस किया। VE है वोल्टेज बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड। तो मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास कितना आ रहा है? -0.78। तो वो आपने वहां पर नोट कर लिया। अच्छा, इस तरीके से मुझे निकालना है VB। VB क्या है? बिटवीन बेस एंड बिटवीन द ग्राउंड। कितना आ रहा है? -0.13। वो वहां पर नोट कर लिया। फिर आपको निकालना है VC। VC क्या है? बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। कितना आ रहा है? 4.41। वो वहां पर नोट कर लिया। इस तरीके से VB, VE और VC आपने 2N3904 एंड 2N222 इन दोनों के लिए निकाल के यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंटल वाले में प्रोटियस से आएगा,
थ्योरी वाला आपने खुद कैलकुलेट करना है, और जब ये दोनों काम कर ले फिर इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि वी थ्योरी माइनस वी एक्सपेरिमेंटल, दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर वोल्टेज निकाल लिए, आपने क्या किया, प्रोटीएस से आपने एमीटर की मदद से करंट निकाले, IB और IC, ये आप यूज करेंगे 2N3904, और ये है 2N222 के लिए। IB निकाला, IC निकाला, IB निकाला, IC निकाला, तो दोनों का बीटा आपने वेरीफाई भी कर लिया। एक पोस्ट लैब टास्क है, वो आप लोग खुद करेंगे। और एंड में है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कलेक्टर वोल्टेज ऑल्टर करना है और 10 वोल्ट्स पर लेकर आना है, तो उसके लिए एक नई RC की वैल्यू निकालो। तो उस नई RC की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से निकाल के बता दी कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। सही है। 2N222 का बीटा हमें गिवन है, आपने प्रीवियस लैब में निकाला होगा, अगर नहीं निकाला तो गूगल कर लीजिएगा, गूगल से आपको एक रेंज मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसकी कोई वैल्यू सेलेक्ट करके मेंशन कर दीजिएगा कि आपने बीटा क्या यूज किया। ठीक है, जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको बस मेंशन कर दीजिएगा कि भाई हमने बीटा इतना अज्यूम किया है। सही है, क्लियर है? कोई सवाल है? कोई, ये आज की लैब थी, इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लो, फिर मैं अटेंडेंस लूंगा, फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर पोस्ट लैब भी हमें रिटर्न में देना है। पोस्ट लैब आपकी मर्जी है, आप रिटर्न में दो या आप टाइप करके दो, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर सर, गुड। कोई और सवाल है किसी का? कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई कैलकुलेशन स्टेप समझ नहीं आया हो, या कोई और चीज़ समझ आए तो वो पूछ लो। जी सर, डेल VB कैसे निकलेगा? डेल VB निकालने का तरीका देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि डेल VB इज डिफरेंस बिटवीन the calculated value and the value that you are achieving from the Proteus। तो डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि आप एक वैल्यू को दूसरे में से माइनस कर दो। तो आप क्या करेंगे, V कैलकुलेटेड या V थ्योरी माइनस V एक्सपेरिमेंटल, तो वो आपके पास जो भी डेल है वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से डेल VB, डेल VE, डेल VC तीनों ऐसे निकलेंगे। कोई और सवाल? कोई भी सवाल हो पूछ लो। चलिए फिर मैं अटेंडेंस आपकी ले रहा हूँ। सर 0.7 जो है वो दोनों ट्रांजिस्टर के लिए करना है? नहीं, एक के लिए करना है, शुरू वाले के लिए एक के लिए करना है, सादेन एक के लिए करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास आपकी अटेंडेंस जो है वो, एक मिनट रुको, सीट इनकी कहाँ चली गई? कंट्रोल F। ठीक है, जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी, कोई मसला नहीं है। अटेंडेंस शीट कहाँ चली गई? एक मिनट हो गया, क्या हो गया?
ठीक। अच्छा, हारिस खान। प्रेजेंट हारिस खान। सर। सादिया। सादिया। हसनैन। प्रेजेंट सर। रमशा। प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब। प्रेजेंट सर। शारिक। शारिक का उन्होंने कुछ पढ़ा, चलो मैं देख लूंगा इसको। सुहाना। तंजील। प्रेजेंट सर। मुश्तबा। प्रेजेंट सर। ठीक है, मुश्तबा। फाहम। सर। राना। काशान भी मसले थे, ठीक है। और दूसरी रेंज मेरे पास ये रही। मोहम्मद आमिर। प्रेजेंट सर। अदेन, ये भी थे। माज। प्रेजेंट सर। अच्छा, राना सर थे, राना मैं आपके लगाता हूँ अभी प्रेजेंट। अनस। प्रेजेंट सर। दानियाल। मोहम्मद अली। प्रेजेंट सर। मेहरान है, ठीक है। उसामा बशीर, इनकी भी लाइट का मसला था, ठीक है। खुशबख्त। प्रेजेंट सर। शुमाइला। यस सर। माहीन। सर माहिन का इंटरनेट प्रॉब्लम है। मिकदद। मिकदद। शर्जील। अच्छा अभी रुक जाए, दूसरी एक अटेंडेंस में सादिया नासिर हैं क्लास में, और एक और भी थे कोई, राना अजहर। हाँ ठीक है। ठीक है, और तो कोई नहीं है इसमें जिसकी रह गई हो? सर मेरी थर्ड लैब में प्रेजेंट लगने की सर। वो तो मैंने अटेंडेंस दे चुका हूँ, वो जा चुकी है आगे। ठीक है, तो ठीक। बस अभी आज के लिए इतना ही था। कोई और सवाल नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।